Hello everyone. Once again, Commerce Education Hub welcomes its every viewer. Today, in the class of BCom first year and inside the subject of management, which is known as business law, we are going to unlock an important topic that is known as MRTP Act 1969. MRTP stands for Monopoly Restrictive Trade Practices Act. Okay, हिंदी में हम इसे कहें एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम. Clear? So this act was framed in the year 1969 but came into existence in 1st of June 1970. 1 जून 1970 से इसे लागू कर दिया गया. आज हमारे व्यापार के क्षेत्र में छोटे स्तर का, मध्यम और बड़े इकाइयाँ, सारी चीज़ें, हर एक यूनिट अपने अपने मार्केट और एरिया में स्टैब्लिश्ड है. बट कुछ प्रकार के व्यापार यहाँ पर हमारे इन बिजनेसेस को इफेक्ट आउट करते हैं और ये जो इफेक्ट्स हैं ये इल इफेक्ट्स हैं. ओके, इन पर प्रोहिबिशन और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसलिए हमारी सरकार ने हर एक क्षेत्र के व्यापार में, हर एक सेक्टर के बिजनेसेस में, स्मॉल, मिडिल और लार्ज को एक लिमिटेड लेवल तक ट्रेड करने के लिए हर एक लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है. अब इस लाइसेंस के अकॉर्डिंगली अगर वो ऐसा मिसयूज करते हैं या जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आने चाहिए उसके साथ साथ इल इफेक्ट्स आ रहे हैं तो इन पर हमें प्रोहिबिशन और कंट्रोल करना पड़ता है. ठीक है. सो इसका जो मेन एम था, देखिए जो मेन लक्ष्य था इस एक्ट को बनाने का, वो था प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल. ठीक है. अब ये प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल ये किस पर लगाना है हमें, ये अब हम आगे जानेंगे. ओके. सो सबसे पहला आता है आपका, देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंगली मोनोपोली ट्रेड. ओके, मोनोपोली ट्रेड मीन्स एकाधिकार व्यापार. दिस मोनोपोली ट्रेड रिलेट्स टू एक ऐसा व्यापार जो कि एक क्षेत्र में अपनी, आप कह सकते हैं काफ़ी समय से वो बिजनेस कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है और मार्केट में किसी भी और छोटी, मध्यम या बड़े स्तर की कंपनियां अपना प्रोडक्ट लेकर के आकर के या उसकी सर्विसेज ला करके प्रोवाइड नहीं कर सकती. क्लियर. जो लाइसेंस उसे दिया गया है वो एक लिमिटेड एरिया में मार्केटिंग करने का या बिजनेस करने का दिया गया है. अब जो कंपनी पहले से उस पर्टिकुलर मार्केट या एरिया में बिजनेस ट्रेड ऑन कर रही है वो किसी सेकंड, थर्ड कंपनी को या आप कह लीजिए कि किसी भी अन्य सेक्टर्स की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को भी आने वहाँ पर नहीं देती है. उसका ये करना होता है कि भाई हम ही अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, हम ही यहाँ पर बेचेंगे. हमारे अलावा कोई भी और कंपनियां इस क्षेत्र में मार्केटिंग या बिजनेस नहीं कर सकते. कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है तो यही कंपनियां करवाएंगी. यानी कि अ सिंगल कंपनी अंडर द ब्रांड नेम विल बी सेलिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एवरी सेक्टर. मे बी इट इज ऑफ फूड्स, FMCG सेक्टर. ठीक है. फूड मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस फूड्स आ जाते हैं आपके. पेरिशेबल आइटम्स, इनपेरिशेबल आइटम्स. ऑटोमोबाइल सेक्टर, गारमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक, लेदर, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड नेम बनाएगा और वो ब्रांड नेम किसी सेकंड ब्रांड नेम को वहाँ पर सर्वाइव नहीं करने देगा. तो इससे क्या होता है, देखिए कि ये लोग मार्केट में प्रोडक्ट्स की जो प्राइस वैल्यू है वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली नहीं बनाते हैं. बिगिनिंग में हाँ वो ज़रूर बनाएंगे बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे वोंट बी डूइंग द सेम. वो आने वाले समय में उसकी कीमतें अपने अकॉर्डिंगली रखते हैं और कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर हमारे कंज्यूमर के साथ में, ग्राहक के साथ में मजबूरी होती है कि उसे खरीदना पड़ता है उसी ऊंची कीमतों पर. सो एक प्रकार की जो मोनोपोली है इस पर हमें प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल करना है. ओके. नाउ द सेकेंड वन, मोनोपोली के साथ आता है आपका रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड. रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड को हम कहते हैं प्रतिबंधात्मक व्यापार.
प्रतिबंधात्मक व्यापार से आशय ये है, इट रिलेट्स टू कि यहाँ पर एक सिंगल कंपनी मार्केट में कंपटीशन को रिड्यूस आउट करने के लिए, ठीक है, अपने से छोटी कंपनीज को रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होने देती है। अब आप कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल तो आपको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बट जब यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में लार्ज कंपनीज ये चीज़ें करके देती हैं स्मॉलर कंपनीज को, बड़ी कंपनियां, बड़ी इकाइयां वो सारा रॉ मटेरियल खरीद लेंगी जो सबसे पहले उनके यूसेज का है मार्केट से। तो अब अपने लिए तो रॉ मटेरियल आपने ले लिया, बट जो रॉ मटेरियल किसी सेकंड, थर्ड या एक्सवाइजेड किसी भी कंपनीज के लिए था वो भी आपने परचेज करके, ठीक है, आपने इन्वेंट्री या स्टॉक में रखा हुआ है। वाई? क्योंकि अगर उन छोटी कंपनीज को वो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। और प्रोडक्ट दोनों का सेम है, लार्ज कंपनी का भी और स्मॉल कंपनी का। तो लार्ज कंपनी के पास में फंड्स ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, तो वो ऐसा करके अपने उस सारे रॉ मटेरियल को जो दूसरी कंपनीज का भी है अपने पास रख लेते हैं। सेकेंड थिंग, अब जब वो कंपनीज मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगी तो जो लार्ज कंपनीज हैं उसे अपने लिए कंपटीशन रिड्यूस करने के बाद में कोई और कंपटीशन देने वाला नहीं रहता है। ऐसी सिचुएशन में दे आर द सोल ओनर इन दी मार्केट। तो ये प्रकार उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट में प्रतिबंध लगा दिया उस रॉ मटेरियल। सो इस पर भी हमें क्या करना है, प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल। क्लियर? अब आता है हमारा थर्ड वन, ये होता है आपका अनफेयर ट्रेड, जिसे हम कहते हैं अनुचित व्यापार। क्लियर? यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड और क्वालिटी से रिलेटेड आप यहाँ पर फॉल्सिफिकेशन करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप मार्केट में अपने कंपनी के उस गुड्स और सर्विसेज को, वस्तु व उसकी सेवाओं को आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर उसके स्टैंडर्ड और साथ ही साथ क्वालिटी, दो ही चीज़ें आती हैं यहाँ पर, उस पर आप फॉल्सिफिकेशन यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट्स पास ऑन कर रहे हैं, और उस पर हमारा कंज्यूमर ट्रस्ट करके उन गुड्स और सर्विसेज को अवेल करता है, यानी कि उन वस्तु और उसकी सेवाओं को उसका लाभ वह लेना चाहता है। ऐसा मैक्सिमम देखिए किया जाता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल इंडस्ट्री में चले जाइए, अब आपको रेटिंग दी गई है कि साहब ये तो 3 स्टार का होटल है। अब आपने ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, फिर जब आप उन होटल्स में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये तो 3 स्टार होटल्स नहीं है, ये नॉर्मल काइंड ऑफ होटल्स हैं, क्योंकि जो सर्विसेज उन्होंने हमें ऑनलाइन अवेलेबल करवाई थी बुकिंग के टाइम पर, ओके, अब हम जब चूँकि वहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम उसे अवेल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज को, तो हमने पाया कि ये तो रेटिंग गलत है। साथ ही साथ ऐसा किया जाता है, देखिए मेडिसिन के भी फील्ड में, मेडिसिन एंड ऑयल, ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ सबसे ज़्यादा मोनोपोली, रेस्ट्रिक्टिव और अनफेयर ट्रेड पाया जाता है। मेडिसिन के फील्ड में ये कि आपने वो दवाइयाँ लेनी होती हैं, उन पर बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते, जो रेट्स एग्जैक्ट हैं वो टैक्सेस के साथ में इन्वॉल्व है और आपको उन्हें परचेज करना ही होता है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट अब धीरे धीरे लाइसेंस जो प्रोवाइडिंग स्कीम्स हैं उनकी वो और एनलार्ज कर रही है, उन्हें बढ़ा दी ताकि और कंपनीज भी मार्केट में आ सकें, क्योंकि अभी मोनोपोली लिमिटेड कंपनीज के पास में है और वो एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन बना रहे हैं। तो अब देखिए, मेडिसिन का फील्ड हो गया, ऑयल्स का सेक्टर हो गया, ठीक है, फ्यूल्स, एलपीजी, कुकिंग, XYZ, देयर आर several other kinds of fuels that are of most importance to us। अब इसकी भी फील्ड में आप देखिए लिमिटेड कंपनीज हैं जो उसे मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो जहाँ पर उनकी जो मोनोपोली है, एकाधिकार, उसको वो पॉजिटिवली लेकर के जाएं तो ठीक है, बट इसके जो इल इफेक्ट्स हैं, आप प्राइजेस को अपने हिसाब से इंक्रीज आउट कर देते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स से सिर्फ मतलब है। अब तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया, कंज्यूमर एट लास्ट वही पे करता है जो कंपनी उससे डिमांड करती है। सो इस प्रकार के ट्रेड्स पर, इन प्रकार के बिजनेसेस पर, व्यापार व्यवहारों पर लिमिट यानी कि सीमितताएं लगाना, स्टॉप इन पर रोक लगाना, और कंट्रोल यानी कि इन पर नियंत्रण करना, ये हमारे इन तीनों ट्रेड्स में व्यापार व्यवहारों के लिए आवश्यक भी नहीं, अति आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए इस अधिनियम को बनाया गया था 1969 में और लागू किया गया 1 जून 1970 को, ताकि हर एक बिजनेस में मोनोपोली, एकाधिकार, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड यानी प्रतिबंधात्मक व्यापार,
एंड अनफेयर ट्रेड दैट इज अनुचित व्यापार को रोका जा सके. Clear? So this was the topic that we have unlocked. Kindly prepare your own notes. Thank you.